नमस्कार, जी चिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत रूस का धमाकेदार सैन्य गठबंधन, सैन्य की युद्धपोत और विमान भेज सकेंगे दोनों देश, भाड़ में जाए अमेरिका, नाटो में मचा हड़कंप। मोदी के कदम से जियोपॉलिटिक्स में आया तूफान, चीन को जबरदस्त झटका, पाकिस्तान को कड़ा संदेश, एससीओ समिट से पीएम मोदी की दूरी, रूस से दोस्ती की कीमत चुका रहा भारत, भारत को बुलेट ट्रेन देने वाले जापान ने ठोका भारत पर चौंकाने वाला खतरनाक प्रतिबंध, पाकिस्तान रूस की तगड़ी साजिश, $1 अरब का व्यापार, हथियारों का लेन देन और सीपैक का समर्थन कर भारत पर दबाव बना रहा रूस, मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट, F-35 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन की भारत में C-130J फैक्ट्री, एयरबस से तगड़ी टक्कर, रूस के साथ डील हुआ था फेल। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, भारत ने अमेरिका की परवाह किए बिना रूस के साथ एक धमाकेदार सैन्य समझौता करने जा रहा है। भारत और रूस के बीच बड़े सैन्य समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में सैनिक, युद्धपोत और विमान भेज सकेंगे। इस खबर के बाहर आने के बाद नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी देशों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर पीएम मोदी कर क्या रहे हैं। इसी कारण मोदी को सबसे बड़ा रिस्क टेकर कहा जाता है। एक तरफ उन्हें G7 में इनवाइट भी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ सैन्य समझौता करके दुनिया को कड़ा संदेश दे रहे हैं कि अब भारत की विदेश नीति पूरी तरह आजाद है। भारत रूस के इस समझौते में संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सैनिकों को भेजने का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात, इसमें 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 से ज्यादा सैन्य कर्मी शामिल हो सकते हैं, जिसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि ये धीरे धीरे नाटो का रूप ले सकता है, यानी भारत पर हमला यानी रूस पर हमला। उस कंडीशन में भारत और रूस का ये समझौता चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई को होने वाले एससीओ समिट में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसी समय संसद सत्र चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। शायद मोदी चीन और पाकिस्तान के नेताओं से नहीं मिलना चाहते हैं, इसी कारण वो एससीओ के मंच पर प्रेजेंट होना नहीं चाहते। पीएम मोदी की इस शिखर सम्मेलन से दूरी का एक कारण पाकिस्तान और चीन के साथ वर्तमान संबंधों की स्थिति भी हो सकता है। भारत ने एससीओ मंच का उपयोग सदस्य देशों को आतंकवाद से लड़ने और संप्रभुता का सम्मान करने की याद दिलाने के लिए किया है। यानी भारत इस मंच का इस्तेमाल हमेशा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने में कर चुका है। कई लोगों का यह मानना भी है कि G7 में जिस प्रकार मोदी को इज्जत मिल रही है, उसे देखते हुए वो चीन और पाकिस्तान वाले एससीओ को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत को बुलेट ट्रेन देने वाले जापान ने अचानक भारत को बड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। जापान ने चीन और भारत सहित 5 देशों की 11 कंपनियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जिसमें संपत्ति जब्त करना और निर्यात प्रतिबंध शामिल है। ये कदम रूस के साथ भारत के गहरे संबंधों के कारण उठाया गया, यानी भारत रूस के साथ दोस्ती की कीमत चुका रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने G7 शिखर सम्मेलन में तीसरे देशों की संस्थाओं पर नए प्रतिबंधों की बात की थी। जापान ने अभी ये नहीं बताया कि किस भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन ये किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ हो सकता है। रूस से भारत की सैन्य और आर्थिक निर्भरता को देखते हुए ये प्रतिबंध भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारत रूस से दूरी नहीं बना सकता। ऐसे में क्या जापान भारत के हाथ से निकल जाएगा? भारत ने यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाया है, जिससे रूस के साथ उसके संबंध सुरक्षित रहें। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि भारत को किसके साथ अपनी दोस्ती मजबूत करनी चाहिए, रूस या जापान। वहीं रूस को लेकर एक और नई खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती हद से ज्यादा मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और रूस ने हाल के वर्षों में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। 2022 से दोनों देशों ने गेहूं, तेल, फल, सब्जियां और तकनीक का आदान प्रदान किया। रूस से पाकिस्तान को गेहूं और तेल की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने रूस से कुछ हथियार भी मंगवाए हैं। पाकिस्तानी राजदूत के अनुसार दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब तक पहुंच गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी उत्पादों में खट्टे फल,
चमड़े की वस्तुएं और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जबकि रूस से गेहूं, सब्जियां और कोयला आयात होते हैं। रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती को क्या आप भारत के लिए खतरा मानते हैं? अपनी राय बताएं। भारत ने रूस में भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में काम करने पर चिंता व्यक्त की है और मॉस्को से कार्यवाही की मांग की। रूस यूक्रेन संघर्ष में अब तक 4 भारतीय नागरिक मारे गए। खबरों के अनुसार लगभग 200 भारतीय रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में कार्यरत हैं। अब तक 10 भारतीय नागरिकों को रिहा कर वापस भेजा गया। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? रूसी सरकार की, भारत सरकार की, या फिर उन नागरिकों की जो रूसी सेना में गलती से शामिल हो गए? वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें रूस और पाकिस्तान की मजबूत दोस्ती साफ नजर आ रही है, लेकिन यह भारत के लिए गंभीर चुनौती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC से जुड़ेगा, जो रूस और उत्तर यूरोप को भारत, खाड़ी और अफ्रीकी देशों से जोड़ेगा। रूस में पाकिस्तानी राजदूत ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पाकिस्तान को इसमें शामिल होने का न्योता दिया। ये कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर लंबा है और समय और पैसे की बचत करेगा, लेकिन इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि रूस सीपैक को भी समर्थन दे सकता है, क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान का सीपैक भी इससे जुड़ सकता है। पाकिस्तानी राजदूत ने रूस से गहरे संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि इस कदम से पाकिस्तान को नए बाजार और निवेश के अवसर मिलेंगे। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या रूस भारत से ज्यादा अब पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है या नहीं? वहीं आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, मेक इन इंडिया को लेकर एक धमाकेदार खबर सामने आ रही है। लॉकहीड मार्टिन, जो F-35 और F-22 बनाने वाली कंपनी है, भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस असेंबली लाइन स्थापित करने पर विचार कर रही है। ये कदम भारतीय वायुसेना को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के सौदे को हासिल करने के लिए उठाया जा रहा है। IAF पहले से ही 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस का ऑपरेशन करती है। लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, जो C-130J के लिए एम्पेनेज का निर्माण करता है। लेकिन अब अमेरिकी फर्म भारत में C-130J के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने पर भी विचार कर रही है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा। IAF ने पहले ही रूस के साथ MTA परियोजना की योजना बनाई थी, लेकिन 2016 में इंजन और डिजाइन पर सहमति न बनने के कारण ये सौदा विफल हो गया। अब लॉकहीड मार्टिन और एयरबस दोनों IAF के साथ नए सौदे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वहीं हमास के हमले के बाद इजरायल में बंदूक की मांग बढ़ी। 42,000 इजरायली महिलाओं ने बंदूक के लिए आवेदन किया, जिनमें से 18,000 को मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में 15,000 महिलाओं के पास बंदूकें हैं और 10,000 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए और 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए थे। इजरायली हमले में गाजा के 37,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं चीन और फ्रांस द्वारा विकसित उपग्रह को लॉन्च करने के बाद लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट का एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर गया। यह घटना सिंचियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान के तुरंत बाद हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चीनी अधिकारियों ने मिशन के सफल होने की घोषणा की है और बताया कि सैटेलाइट अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।